हेलो दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। मेरा नाम है संजय और आज हमारी रिवीजन होगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में हैं, जो कि पेपर में आ चुके हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे समझे जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? तो मेक श्योर कि यार आप जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखे आप इसको साथ साथ अपनी कॉपी में प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है ना, ताकि मेरी और आपकी रिवीजन साथ साथ ही चलती रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि मैं अपना चैप्टर कुछ स्टार्ट कराऊं, मैं आपको बता देता हूँ कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है ना, ये रिलेटेड है 3D शेप्स के साथ। अब 3D शेप में ना हमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना है बहुत ही बेसिक से फिगर्स। ठीक है ना, बेसिक से फिगर कौन से हो गए, जैसे कि सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, एक फ्रस्टम भी होता है। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि यार अब आपको इतने सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक नहीं पढ़ने, इसमें से डिलीट हो गए और पता है बचे क्या क्या है। बचे हैं इसमें कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, यानी कि अब यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है ना। अब इन तीन टॉपिक के आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, तो बच्चों इन तीन टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा इनका सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है ना, इनकी वॉल्यूम क्या होती है, इनका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसे कहते हैं। ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक पूरा अच्छे से स्टार्ट कराऊं, आपको ना अपने दिमाग को ना थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन इन द सेंस कि जब भी मैं इन दो वर्ड का इस्तेमाल करूं तो आपका दिमाग फटाफट से अलर्ट हो जाना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। तो जैसे सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है और वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, तो देखो मेरे पास ना एक बॉटल है। ठीक है ना, ये एक ब्लैक कलर की मेरे पास ना एक बॉटल है। तो अगर मुझे इस बॉटल को पेंट करना हुआ, तो ये ब्लैक कलर की बॉटल है, अगर मुझे इसको पेंट करना हुआ, कोटिंग करनी हुई इसकी, तो मैं कहाँ करूंगा। और अगर मुझे इसमें पानी भरना हुआ तो मैं कहाँ करूंगा। ठीक है कि नहीं है, ये दो अच्छे सवाल हैं। तो सबसे पहला, अगर मुझे इसकी कोटिंग करनी हुई तो ऑब्वियसली मैं इसके सरफेस में करूंगा। ठीक है कि नहीं है, मैं इसको पेंट से भर नहीं दूंगा। वहीं पर अगर मुझे इसमें पानी पीना है तो मैं इसमें पानी भर के पीऊंगा बच्चों, ना ही कि इसके सरफेस को पानी से गीला करके फिर मैं इसको चाट रहा हूँ। ठीक है कि नहीं बहुत ही ऑड लगेगा देखने में। लेकिन वही है कि जिसका काम उसी को साझे, तो सरफेस एरिया का काम सरफेस करता है, वॉल्यूम का काम भरने का होता है। ठीक है कि नहीं है, आई होप कि आपको ये दो छोटे से कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो सरफेस एरिया यानी कि सरफेस लेवल पे काम होती है और वॉल्यूम यानी कि जब चीजों को भरा जाता है तब काम करता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना दो हमारे जो शेप्स हैं उनके सरफेस एरिया और एक बार वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। और सरफेस एरिया में भी दो टाइप के सरफेस एरिया हम लोग समझेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला, अच्छा क्वेश्चन तो बाद में करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग देखेंगे ये शेप्स। अच्छा हमारे पास 3D शेप है कि नहीं है। ठीक है, हमारे पास 3D शेप नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ेगा। सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों कोन की। ठीक है ना, शंकु कहते हैं इसको हिंदी में। कुछ ऐसा दिखाई देता है ये। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है ये है एक तरीके का कोन। कोन के फीचर्स के बारे में अब हम जानते हैं। तो कोन के पास एक होती है, ये जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है हाइट ऑफ द कोन। ठीक है ना, हाइट ऑफ द कोन। अच्छा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ द कोन। और ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो इसको कहा जाता है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। स्लांट हाइट का मतलब बेसिकली स्लांट, तिरछा। ठीक है ना, तो यानी कि इसके पास दो तरह की हाइट होती है। एक वो हाइट जो बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी है और एक वो हाइट जो एकदम ऐसे तिरछी खड़ी है। ठीक है कि नहीं है। और रेडियस तो है ही इनका। तो बच्चों ये जो अब आपको फिगर दिखाई दी, इसी फिगर को क्या कहा जाएगा, कोन कहा जाएगा। अब ये कोन के ना हम लोग तीन चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर हम लोग समझेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, और फिर समझेंगे हम लोग इसकी वॉल्यूम। ये तीन चीजें बच्चों हम लोग इसकी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो नाम से ही पता लग रहा है कि यार कर्व्ड का मतलब क्या होता है, कर्व्ड का मतलब कर्व होता है, घुमावदार होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर मान लो दोबारा से ये बोतल हमारे काम आ रही है, इस बोतल का अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो बच्चों ये घुमावदार है, घूम रहा है ये ऐसे करके। तो जो चीज घूम सकती है ना, जिसका एरिया घुमावदार होता है, कर्व्ड होता है, तो ऐसे ही एरिया को क्या कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा कोन के पास भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, लेकिन कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे दिखाई देता है, ऐसा। ठीक है ना, ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ये असल में एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दोस्तों। ठीक है कि नहीं है।
अच्छा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला कैसे जाए? तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है कि नहीं? ये एल आपको अच्छे से पता होगा, स्लांट हाइट होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ना स्लांट हाइट नहीं देते, तो हमें निकालनी पड़ती है इस फॉर्मूले से, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, आप अपने आप भी इसको निकाल सकते हो, बस आपको एक छोटा सा लॉजिक पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये एक छोटा सा ना राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई हो सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे जो एल है वो हाइपोटेनस की जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह पे, और ये बेस की जगह पे। तो अब अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो यानी कि स्लांट हाइट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये हाइपोटेनस, ये बस ये रूप बदल करके आ गया। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगला क्या है? अगला है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में काउंट होती है दोनों चीजें। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड वाला पार्ट भी काउंट होता है, और जो बचा हुआ एरिया है उसे वो भी काउंट होता है। तो बचा हुआ एरिया क्या होगा? तो एक तो हो गया ये कर्व्ड वाला पार्ट, और अब ध्यान से देखिएगा तो इसके नीचे ना एक सर्कुलर बेस है। तो अगर आप इसको देखोगे तो एक सर्कुलर बेस से आप टकरा जाओगे यूं करके। तो एक हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और एक हो गया इसका फ्लैट सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट सरफेस, बोथ एरिया आर टोटल कंबाइंड एंड गिव अस द टोटल सरफेस एरिया। अब क्योंकि जो इसका सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है इसका, ये कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है एक सर्कुलर के जैसा, सर्कल के जैसा। और सर्कल के एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, यानी कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल, और जो इसका एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, बस हमें इन दोनों को ऐड करना है। लेकिन अगर ये दिखने में ना थोड़ा सा खराब सा लग रहा है, तो हम इसमें से ना कुछ कॉमन लेते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। तो कॉमन लेंगे हम लोग पाई और आर, और अंदर बच जाएगा हमारा एल प्लस आर। तो बच्चों ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये एक कोन का टोटल सरफेस एरिया है। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो बच्चों एक कोन की जो वॉल्यूम होती है ना, वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं यहाँ से 1/3 को हटा देता हूँ तो बच्चों ये बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच, विच इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और अगर 1/3 अटैच कर देता हूँ तो ये बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 ऑफ द पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? तो बच्चों ये रहे इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स: कर्व्ड सरफेस एरिया, घूमने वाला एरिया; टोटल सरफेस एरिया, घूमने वाला प्लस फ्लैट वाला एरिया; वॉल्यूम, जितना कि उसमें भरा जा सकता हो, यानी कि इसकी वॉल्यूम कितनी है? सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई होप कि आपको यहाँ तक का बेसिक जरूर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है अ कोनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। ठीक है ना? तो एक कोनिकल पिट है, पिट मतलब क्या होता है बच्चों? गड्ढा। ठीक है ना? ठीक है। तो एक कोनिकल पिट है, कोनिकल गड्ढा है, जिसकी जो डायमीटर दे रखी है वो 3.5 मीटर की दे रखी है, और गहराई दे रखी है 12 मीटर की। तो आपको बताना है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। अब ये कैपेसिटी क्या होती है? तो यार कैपेसिटी और कुछ नहीं, कैपेसिटी वॉल्यूम का ही दूसरा नाम है। तो कैपेसिटी वॉल्यूम को ही कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो कैपेसिटी इज द वॉल्यूम इन किलोलीटर्स। अब कह रहा है भाई निकाल तो लोगे, तो अगर निकालना तो किलोलीटर्स में निकालना। ठीक है ना? अब जैसे कि हम लोग दूध लेने जाते हैं मार्केट में, तो क्या किस हिसाब से लेकर के आते हैं? लीटर के हिसाब से लेकर के आते हैं। वैसे ही कह रहा है भाई लीटर, जब आप दूध कह रहा हूँ, जब आप इसकी वॉल्यूम निकालोगे तो आप कैसे निकालना? लीटर्स में निकालना, सॉरी किलो लीटर्स में निकालना। तो कैसे निकाले, कैसे किलो लीटर्स में? तो सबसे पहले हम लोग इसकी वॉल्यूम निकाल तो ले पहले। तो क्योंकि ये एक कोनिकल गड्ढा है, तो ये ऑब्वियसली कोन कैसा दिखाई देगा? कह रहा है 12 मीटर इसकी गहराई है, यानी कि ये जो पार्ट रहा होगा ये 12 मीटर रहा होगा, और डायमीटर इसका 3.5 है, यानी कि ये पार्ट इसका 3.5 रहा होगा। तो यानी कि मेरे पास इसके ना दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है मेरे पास डायमीटर विच इज 3.5 मीटर, देन द रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5/2। अब बच्चों आप यहाँ पे तोपची मत बनिएगा कि कहीं आप इस डेसिमल वैल्यू को डिवाइड करो, क्योंकि तुम्हें तो आता है, मत करना भाई। जैसा है वैसे ही रहने दो, और इतने में ही तुम्हारी हेल्प अच्छे से हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, रेडियस मिल गई। अब मेरे पास हाइट भी है इसकी, गहराई हाइट एक ही बात है, तो 12 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। वी हैव द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इज कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस बच्चों, व्हाट इज द रेडियस?
3.5/2 इंटू 3.5/2, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया और क्या। और यहाँ पे आ जाएगी हमारी हाइट जो कि कितनी है 12। अब जो कट सकता हो भाई एकदम अच्छे से काटो। पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ। 3 से कटेगा 12, 4 बारी में, 2 से कटेगा भाई एकदम खत्म, ठीक है ना। 7 से कटेगा 35, 5 बारी में, 5 से कटेगा 100। अरे रे 100 नहीं काटना था यार, 100 मत काटो, ठीक है ना। कुछ भी करो, नीचे 100 और 10 आ रहा है, मत काटो कभी भी। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 22, और क्या बचा हमारे पास 35, और क्या बचा हमारे पास 5, ठीक है कि नहीं है। तो बच्चों ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, और नीचे क्या चल रहा है हमारा 100। देखो मुझे पता है कि तुम्हें मन कर रहा होगा कि इन सारी वैल्यूज को भाई 5 से भी तो हम 100 भी तो काट पीट सकते हैं, लेकिन देखो यार मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू डिवाइड। डिवाइड करने में थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, और 100 से डिवाइड करना लेकिन ईजी रहता है। कोई भी वैल्यू अगर आप लो, जैसे कि 396, और मैं इसको अगर 100 से डिवाइड करूँ तो सबसे आसान है, 2 जीरो हटा के पॉइंट लगा दो। 10 से डिवाइड करना है, 1 जीरो हटा करके पॉइंट यहाँ लगा दो, 2 जीरो हटा करके पॉइंट यहाँ लगा दो, 1000 है तो पॉइंट यहाँ लगा दो। तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर लो, और फिर नीचे अगर 100 बन रहा है तो 2 डिजिट के आगे लगा देना। लेकिन बात वो नहीं है, आंसर तो तुम इसका निकाल ही लोगे। बात यह है कि यार इसका जो भी आंसर आएगा ना वो आएगा मीटर क्यूब में। लेकिन क्वेश्चन ने हमको बोला है कि बेटा किलो लीटर्स में निकालना, मीटर में मत निकालना, किलो लीटर में निकालना। तो मैं तुम्हें एक फैक्ट बता देता हूं कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 किलो लीटर। इसका मतलब जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में है। इसमें बस आपको मीटर क्यूब हटा करके सिर्फ किलो लीटर लिखना है और आंसर तुम्हारा आ गया, यानी कि तुम्हें कुछ चेंज करना ही नहीं था। तुम्हें बस यहाँ पर मीटर क्यूब हटा करके किलो लीटर लिखना था और तुम्हारा आंसर आ चुका है। ये था एक पहला सिंपल क्वेश्चन कोन से रिलेटेड। दूसरा देखते हैं। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone. अब देखो कई सारी चीजें एकदम धड़ल्ले से पूछ दी गई है, ठीक है ना। What is the slant height, what is the curved surface area, and what is the height of the cone, ठीक है ना। तो देखो यार अगर मैं पहला वाला पार्ट अगर हटा दूं तो स्लांट हाइट कैसे निकाली जाती है, याद है कि नहीं है। तो बच्चों ये रहा कोन, और ये रही इसकी स्लांट हाइट, ये रही इसकी एक्चुअल हाइट, और ये रहा इसका रेडियस, ठीक है कि नहीं है। तो बच्चों अगर आपको स्लांट हाइट निकालनी है ना तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, इसका मतलब आपको रेडियस चाहिए होगा और आपको हाइट चाहिए होगी। तो क्वेश्चन अगर आप एकदम ठीक से पढ़ो तो आपको डायमीटर दिया हुआ है जिससे कि आप रेडियस निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास हाइट तो है ही नहीं, हाइट कैसे निकालोगे। तो इसीलिए क्वेश्चन ने बोला है कि बेटा पहले हाइट निकालो फिर स्लांट हाइट निकालो। तो यानी कि हाइट निकालना जरूरी है। अब हाइट निकलने के बाद हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए चाहिए होता है हमें पाई आर एल, यानी कि रेडियस और स्लांट हाइट। रेडियस तो है मेरे पास, स्लांट हाइट हमें पिछले स्टेप से मिल जाएगा। तो यानी कि हाइट निकालना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हाइट निकालने के लिए हमें दे रखी है ये 9856 सेंटीमीटर क्यूब विच इज द वॉल्यूम, यानी कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो वी हैव द वॉल्यूम 1/3 pi r square h. We have the volume 9856 equals to 1/3 22/7 रेडियस उसका आधा कर देना 14 मल्टीप्लाई बाय 14, और यहाँ से बस आपको कैलकुलेट करके हाइट निकालनी है तो मेरे ख्याल से बहुत इजी वे में आ जाएगी। तो 9856 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 22 14 इंटू में 14 इक्वल्स टू में एच। अब बस आपको सिंपल सा काम ये करना है कि यार यहाँ पे घनघोर घमासान काट पिटाई करनी है, और यहाँ पर आपको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा हाइट, ठीक है ना। मेरे को पक्की बात है कि यार तुम यहाँ पे हाइट निकाल ही लोगे कुछ ना कुछ करके, हाइट यहाँ पर निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हाइट निकल गई ना बच्चों तो तुम्हारे पहले पार्ट का आंसर बड़े इजी तरीके से आ जाएगा। तो अगर हाइट निकल गई उसके बाद हमारा क्या करना है, उसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है हमारा स्लांट हाइट निकालना। स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लांट हाइट निकालने के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर आप 14 पुट कर देना और एच स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो, सॉल्व करोगे स्लांट हाइट मिल जाएगा। जैसे ही स्लांट हाइट मिलती है हम लोग आ जाएंगे अपने तीसरे पार्ट की तरफ जिसमें हमको कहा गया है सी एस ए निकालने के लिए, और सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई, क्या ही बन गया, पाई आर एल, जिसमें कि आपको पाई की वैल्यू पता है
रेडियस आपको पता है, और स्लांट हाइट आप यहाँ से यहाँ पे बहुत इजीली निकाल करके पुट कर सकते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हारा कैलकुलेशन का गेम है पूरी, लेकिन पूरा मैप लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो किसी बच्चे को आता है, एक एवरेज बच्चे को भी आता है, एक नालायक बच्चे को भी आता है। एक समझदार बच्चा एक रोड मैप पे ध्यान देता है कि यार भाई कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चलना तो है ही, जाना कहाँ कहाँ से पड़ेगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3। कह रहा दो कोन है, दोनों कोन के हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1:3, एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेस आर इन द रेशियो। रेडियाई, रेडियाई का मतलब देखो गलत स्पेलिंग नहीं है, रेडियाई का मतलब होता है एक से ज्यादा रेडियस, प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की। तो द रेडियाई कहाँ गया, द रेडियाई ऑफ देयर बेस इज इन द रेशियो 3:1, शो दैट देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 3:1। कह रहे तो शो करके दिखाइए कि रेडियस का रेशियो अगर 3:1 है तो वॉल्यूम का भी रेशियो 3:1 ही होगा। तो है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, रेशियो से रिलेटेड है लेकिन आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके हाइट का रेशियो दिया हुआ है, तो लेट सपोज h1 इज द हाइट ऑफ फर्स्ट कोन and h2 is the height of second cone, and h1 ratio h2 is equals to 1:3, which is the height of, ठीक है ना, which is the ratio of the height of both the cones। अच्छा वो क्या दिया हुआ है, वो तो रेडियस का रेशियो है। तो लेट सपोज r1 is the radius of first cone, r2 is the radius of second cone, and 3:1, ठीक है ना, is the ratio of their radius। तो कह रहा है इनके वॉल्यूम का भी रेशियो निकालिए। तो बच्चों ये रही वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम का रेशियो निकालिए, यानी कि क्वेश्चन वांट अस टू फाइंड v1 रेशियो v2। ठीक है ना, तो हमें बच्चों ये निकाल के दिखाना है। कैसे निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला, सॉरी ये रहा तरीका। तो v1 अपॉन में v2 मतलब 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। अब आप क्या करिए, सिंपली सॉल्व करिए। तो बच्चों आप 1/3 से 1/3, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, h1 अपॉन में h2। बच्चों r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर बनता है r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर इनटू में h1 अपॉन में h2। बच्चों r1 अपॉन में r2 असल में रेडियस का रेशियो है, जो कि आपको पता है 3/1, वो पुट करा जा सकता है यहाँ पे। तो 3/1 का स्क्वायर, h1 अपॉन में h2 इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, 1:3। तो 1/3। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है। तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, 1/3 का मतलब 1/3 होता है, काटा पीटा जाए तो 3/1। अब इसका मतलब ये हुआ कि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज 3:1, एंड दिस इज द आंसर। और वी हैव, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यार यही चीज है जो कि हमें प्रूव करनी थी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला, अरे यार ये आउट ऑफ द सिलेबस कहाँ से आ गया। देखो बच्चों, सिलेंडर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना, और वो कोन के साथ अटैच है। तो मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है, बाद में आप इसको घर पे ट्राई करो ना करो तुम्हारे ऊपर है। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियस, कह रहा है भाई दोनों का रेडियस बराबर है, यानी कि इफ r1 इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, r2 इज द रेडियस ऑफ कोन, देन बोथ आर इक्वल। दूसरा, एंड इक्वल हाइट्स, तो h1 इक्वल्स टू h2, दोनों के हाइट भी बराबर है। आगे, if their curved surface area are in the ratio 8:5, तो let's suppose S1 and S2 are the ratio of their surface area, कितना दे रखा है 8:5, show that radius and height of each has the ratio of 3:4। तो कह रहा है कि रेडियस और हाइट का रेशियो, यानी कि इन दोनों का रेशियो को r मान लो, इन दोनों के हाइट को h मान लो। तो अब आपको कहा जा रहा है कि इनके रेडियस और हाइट का जो रेशियो होगा वो प्रूफ करके हमें दिखाना है कि r/h जो होगा वो 3:4 के बराबर होगा। और ये वाला पार्ट वो है जो कि हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो बड़ा सिंपल है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से,
कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया? तो जो अभी जो सरफेस एरिया बोला जा रहा है वो बात कर रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया की, ठीक है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोला ही जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ओ गलत लिख दिया मैंने, 2 पाई आर एच अपॉन में पाई आर एल। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। टू, देखो सब कुछ सेम है, बस आपको जो पार्ट समझ खटपटा रहा होगा वो रहा होगा कि भाई 2 पाई आर एच क्या है। 2 पाई आर एच एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है हमें 3:4, तो 3/4 में लिख देता हूँ। अच्छा, पाई से पाई हम लोग काट सकते हैं, रेडियस से रेडियस भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अच्छा बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एच एंड एल। ठीक है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 टाइम्स ऑफ एल इज 8 टाइम्स ऑफ एच, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। बच्चों आप एल को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और आप लिख सकते हो इसे क्या, √h² प्लस r²। ठीक है कि नहीं है, स्लांट हेड का फॉर्मूला होता है ये 8h। थोड़ा सा यहाँ पर और मेहनत करनी पड़ेगी, रूट हटाना है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बच्चों में। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट हट जाएगा, बचेगा h² प्लस r²। यहाँ पर सॉल्व करेगा तो 64h²। 9 को करना पड़ेगा अंदर अंदर मल्टीप्लाई, जो कि बनेगा 9h² प्लस 9r² इक्वल्स टू 64h²। h² वाले एक तरफ कर लो, तो 9r² इज 64 h² माइनस 9h²। ठीक है ना, तो 9r² इक्वल्स टू 64 में से मार कर गया। ठीक है ना, 64 में से 9 चला गया, कितना बचेगा 55h²। तो यानी कि 9/55 इज h² अपॉन में r²। ठीक है ना, मुझको लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। If their curved surface area are in the ratio 8:5, 8 ओहो, 8:5 को 3:4 ले लिया मैंने। देखा बच्चों, गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, होते रहती है, लेकिन हाँ करने का तरीका तो एग्जैक्टली सेम ही है, बस थोड़ी सी मेहनत इस बार दोबारा करनी। देखा, यही होता है पेपर में, ध्यान ना दो तो 8/5 है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 8l 10h। 8l का मतलब हुआ h² प्लस r², 10h का मतलब हुआ 10h, और क्या, स्क्वायरिंग वो साइड कर दो। ठीक है, ताकि रूट हट जाए, तो रूट हट जाए बस, और क्या। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा h² प्लस r², ये हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ h², ये हो जाएगा 64 टाइम्स ऑफ h² एंड 64 टाइम्स ऑफ r² एंड 100 टाइम्स ऑफ h²। h² वाले सारे एक तरफ ले जाओ, तो 64 r² इज 100 टाइम्स ऑफ h² माइनस 64 टाइम्स ऑफ h²। तो 64 r² इक्वल्स टू 36h²। 64 अपॉन में 36 इक्वल्स टू h² अपॉन में r², या 64 अपॉन में 36 इक्वल्स टू, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो h अपॉन में r का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाते आप यहाँ पे रूट लगा सकते हो। तो जो 64 रूट होता है 8 का, 36 रूट होता है 6 का, और ये हो जाएगा h अपॉन में r। लेकिन यार हमें तो ये प्रूफ करना था ना 3:4, ये कैसे आएगा? देखो बच्चों, ये आएगा ऐसे, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है ना, तो 4 अपॉन में 3 इज रेशियो ऑफ हाइट टू रेडियस, लेकिन हमें शायद रेडियस से हाइट का रेशियो चाहिए, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे,
तो रेडियस और हाइट का आपको रेशियो मिल जाएगा 3/4 विच इज द डिजायर्ड आंसर। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ ये शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है सिलेंडर, क्योंकि इन्वॉल्व हो गया है इसमें, तो बहुत अपने रिस्क पे ही करना। लेकिन हाँ आसान क्वेश्चन है तो समझ में तो आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is a and height is a, and find the volume, and heap is covered by the canvas to protect it from the rain, find the area of the canvas। देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन में ना क्या कहते हैं, एक सिचुएशन दी गई है। अब हीप का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि कैसे बताऊं मैं, हाँ मान लो कि यार जैसे कोई बारीक चीजें होती हैं जो कि जैसे रेत हो गया, रेत अगर आप ऐसे उठाते हो और ऐसा करके अगर आप जमीन में फेंकते हो, तो जमीन में फेंकने के बाद पता है क्या होता है, वो जो धीरे धीरे ऐसे करके दाना आते रहता है ना, वो जमीन में ना एक ऐसे करके ना एक शेप बना लेता है। तो वो जो शेप बनती है ना, इसी को कहा जाता है हीप। आप चाहो तो ये चीज ट्राई कर सकते हो नमक के साथ, कि आप नमक कहीं से लेके आए, दुकान से लेकर के आए, और नमक ना डब्बे में जब आप पोर करते हो तो जो उसकी शेप बनने लगती है ना, वो एक कोनिकल शेप बनने लगती है, तो उसी को हीप कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये हीप बन रहा है वो किससे बन रहा है भाई, वो फीट से बन रहा है, ठीक है ना। तो हीप ऑफ अ व्हीट, ठीक है ना, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। तो ये रहा वो कोन। देखो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना, कि मैं उसको पूरा मतलब दिमाग लगा के सॉल्व करूँ। तो कह रहा भाई एक हीप बन रहा है ऐसा करके, ठीक है ना, सिंपल सा। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई इसका डायमीटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम लोगों के लिए, डायमीटर दिया हुआ है। कह रहा भाई इसकी जो हाइट है, लो हाइट भी दे दी इसकी, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अब इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसकी हाइट और वॉल्यूम चाहिए होती है, तो ये रहा वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। सब कुछ पता है मुझे, हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है, रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो गया। अगला कह रहा है द हीप इज कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। अब देखो ये एक अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सिचुएशन है कि यार भाई इस व्हीट को हम लोग ऐसे तो नहीं रख सकते, बारिश वारिश अगर हुई तो कैसे काम चलाओगे। तो बारिश के समय हम ना इसको कवर कर देंगे। भाई कवर किससे करोगे, तो कह रहा है आपको इसे कवर करना पड़ेगा, आपको इसे कवर करना पड़ेगा किसी तरह के कैनवास से। तो जो कैनवास आप लगाओगे वो कैनवास इसको कहाँ कहाँ पे कवर करेगा, वो कैनवास इसको यहीं यहीं पे तो कवर करेगा। आप इसको उठा के तो कैनवास नहीं लगा सकते, तो कैनवास इसको बस ऊपर ऊपर से ही कन्वर्ट कहते हैं कवर करेगा। और कवर करने के लिए जिस तरीके के सरफेस में ये अटैच होगा वो कैसा सरफेस होगा, वो कोन का कर्व्ड सरफेस होगा। तो यानी कि जिस तरीके का आपको सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है, असल में वो कर्व्ड सरफेस है जो कि आपको निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है πr/l। लेकिन आप यहाँ पे ना एक पॉइंट पर अटक जाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे रेडियस तो चलो एक बार के लिए निकाल लोगे, लेकिन पूरे क्वेश्चन में ना स्लांट हाइट कहीं भी नहीं दिया हुआ है। स्लांट हाइट आप कैसे निकालोगे, तो भाई स्लांट हाइट निकालने से मतलब पुट करने से पहले आपको निकाल के रखना पड़ेगा। ये रहा फॉर्मूला, यहाँ से स्लांट हाइट निकालो, यहाँ पर पुट करो, कर्ड से फिसरा आराम से निकल जाएगा। तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक काफी अच्छा और काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है अ कोनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 11 पर्सन। तो एक टेंट है, शेप कोनिकल है, तो उसके अंदर ना 11 लोगों को फिट करना है, ठीक है ना। ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ द एयर टू ब्रीथ। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कि एक ना टेंट है, टेंट का शेप कैसा है, कोनिकल। उस टेंट में ना 11 लोग हैं, हर लोगों को खड़े होने की कुछ ना कुछ जगह चाहिए होगी, ठीक है कि नहीं है। 11 लोग हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं पे खड़ा होने के लिए जगह मांगेगा कि तुम खड़े साइड जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, या मैं यहाँ पे रुकूंगा, बैठूंगा, कुछ भी करूंगा। तो कह रहा भाई एक आदमी को बैठने के लिए 4 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए होती है। और बच्चों 4 मीटर स्क्वायर काफी बड़ा जगह होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर मालूम है कितना होता है। तो अगर मान लो कि यार वहां से लेकर के उस कोने से लेकर के इस कोने तक अगर 1 मीटर है, तो 1 मीटर मुझे नीचे खींचना पड़ेगा। तो जो ये स्क्वायर बन करके आएगा ना, ये एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। इसके बगल में एक और जोड़ दो तो हो गया 2 मीटर स्क्वायर। उसके बगल में एक और जोड़ दो तो 3 मीटर स्क्वायर। उसके बगल में एक और जोड़ दो तो 4 मीटर स्क्वायर। तो 4 मीटर स्क्वायर चाहिए होता है एक आदमी को खड़े रहने के लिए, ठीक है कि नहीं है। 4 मीटर स्क्वायर एक आदमी को खड़े रहने के लिए चाहिए, प्लस भाई वहां पे वो खड़ा ही रहेगा कि सांस भी लेगा, तो भाई सांस भी लेगा, ठीक है ना। एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ द एयर टू ब्रीथ। 20 मीटर क्यूब बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, ध्यान रखिएगा। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, ये जो आपने एरिया देखा 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर स्क्वायर का, इसकी हाइट 1 मीटर क्यूब बढ़ा दो। तो जो ऐसे करके एक बड़ा सा क्यूब बनेगा ना बच्चों, इसको कहा जाता है 1 मीटर क्यूब, समझे कि नहीं।
ये 1 मीटर क्यूब होता है, इसके बगल में एक और अटैच करो और बगल में अटैच करो, तब तक करते रहो जब तक ये 20 मीटर क्यूब ना बन जाए। तो इतनी सारी हवा चाहिए होगी उसको सांस लेने के लिए, और 4 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए होगी उसको खड़े रहने के लिए। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अब इतनी सारी बात बता करके हमको कह रहा है भाई कोन की हाइट बताइए। तो बच्चों जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, जहां पर वो आदमी खड़ा रहेगा वो बेस होगा। ठीक है ना, वो बेस किसका होगा, कोन का बेस होगा। कोन का बेस कैसा होता है, सर्कल। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा विजुअली तुम्हें समझा पाऊं, तो आप इसको कुछ ऐसे समझिएगा कि ये है एक कोन और ये है इसका सर्कुलर बेस जहां पे लोग खड़े होंगे अभी। ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे काम की बात है ये कि इसी बेस को ना अब हम लोग ऐसे देखेंगे, अभी तो कोन ऐसे है, हम इस कोन को ना ऐसे देखेंगे और कोन का ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करेंगे अभी हम। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो ये सर्कुलर पार्ट है, इसमें 11 लोगों को रखना है हमें। ठीक है ना, कितने लोगों को रखना है, 11 लोगों को रखना है। तो एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर की जगह घेरता है, तो ये एक आदमी की जगह है, ये दूसरे आदमी की जगह होगी, ये तीसरे की जगह होगी, ये चौथे की, ये पांचवे की, छठे की, सातवें की, आठवें की, ठीक है ना, नौवें की, 10वें की, 11वें की। तो कुल मिलाकर के ना यहाँ पर 11 लोग हैं। और 11 लोग ना ये पूरा एरिया कब्जा लेंगे, कुछ एरिया नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर की जगह घेरता है, एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर की जगह घेरता है, और कुल मिलाकर के अगर 11 लोग हैं तो कुल मिलाकर के बेस कितना घेरा गया, 44 मीटर स्क्वायर घेरा गया एरिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस 4 × 4 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11% विच इज इक्वल्स टू 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर की जगह है भाई, 44। ठीक है कि नहीं है। अच्छा, 44 मीटर स्क्वायर की जगह है खड़े रहने के लिए। अब आगे का क्या, आगे है भाई वहां पे हवा, सांस वास भी तो लेनी है कि नहीं लेनी है। तो बच्चों ये रहा वो कोन, ठीक से बना नहीं था इसलिए दोबारा बना रहा हूँ। ये रहा वो कोन और ये रहा वो आदमी जो यहाँ पे खड़ा होकर के सांस लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसको सांस लेने के लिए कितनी हवा चाहिए होगी, 20 मीटर क्यूब। लेकिन ऐसा एक आदमी तो है नहीं, ऐसे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 11 लोग हैं। तो वॉल्यूम, तो एरिया जो सांस लेते हैं, जो एयर हम कंज्यूम करते हैं, किस में करते हैं, वॉल्यूम में करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाना। तो 20 मीटर क्यूब एक आदमी सांस लेता है, तो 11 लोग आदमी कितना सांस लेंगे, कितनी वॉल्यूम कोन की कंज्यूम करेंगे, तो 220 मीटर क्यूब। तो अब हमें उस कोन की वॉल्यूम पता है, उस कोन का सर्कुलर बेस का एरिया पता है। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें ना हाइट चाहिए। किसकी हाइट चाहिए, हमें कोन की हाइट चाहिए। अब देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक है स्मार्ट तरीका, एक है हार्ड तरीका। ठीक है कि नहीं है। आइए बच्चों दोनों ही तरीके को एक्सप्लोर करते हैं। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कुलर बेस मैं बता देता हूँ तुम्हें कि जो सर्कल का जो बेस होता है ना उसका एरिया होता है πr²। ये अपने दिमाग में रखिएगा। और 22 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम होगी इसकी 1/3 πr²h। ठीक है कि नहीं। तो अब अगर मैं एक स्मार्ट बच्चा होता तो मैं पता है इसका आंसर कैसे निकालता, मैं इसका आंसर ऐसे निकालता, इसको मैं मानता 1, इसको मैं मानता 2, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक जादू। जादू है ये कि बच्चों ये वाला पार्ट पढ़ो क्या लिखा है, सिर्फ ये वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2πr²। और ये पार्ट क्या लिखा हुआ है, πr²। दोनों πr² सेम ही है। और इस πr² की वैल्यू कितनी है, 44। यानी कि यहाँ पर उस πr² की वैल्यू पुट करी जा सकती है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो कुछ ऐसा होगा कि 220 इज 1/3 ऑफ 44 इंटू में h, या फिर 220 अपॉन में 44 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वल्स टू में h। यानी कि बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के मैं अपने आप इसकी हाइट निकाल सकता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली अब इसको डिवाइड करना और इसकी हाइट निकाल लेनी है। ठीक है ना। तो 44 आराम से ये 5 बार में काट देगा, 5 या 15 होता है, तो 15 मीटर उसकी कितनी हो जाएगी हाइट। ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। वरना अगर आपके दिमाग में ये मेथड नहीं बैठता है तो इसका सजेशन ये है कि यार आप पहले यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है कि नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इस मेथड को अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। अगला क्वेश्चन, अ बस स्टॉप बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ठीक है ना।
By using 50 hollow cones made of recycled cardboard, each has a base of diameter 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting all these cones? ठीक है कि नहीं है? तो पता नहीं तुम्हें कितना समझ में आया कि नहीं, लेकिन तुमने शायद रोड के बगल में ऐसी चीजें जरूर देखी होंगी। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ, ऐसा दिखता है ये। ठीक है ना, ये बैरिकेड है। ठीक है ना, ये लगा देते हैं वहां पे जहाँ पे लग रहा है कि भाई यहाँ पे खतरा वतरा है, यहाँ पे मत जाओ। इंडिया में तो होता ही होगा भाई, ऑब्वियसली ये सब खतरा वतरे की जगह पे लगाते ही होंगे। लगा ही देते होंगे शायद। चलो खैर, लेकिन छोड़ो। तो बच्चों, ये वहां पे लगाते हैं जहाँ पे लग रहा है कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या फिर यहाँ पे रोड के बीच में एकदम गड्ढा आ गया अचानक से, तो गाड़ियां ना चली जाए वहां पे, तो वहां पे लगाते हैं ये सब। कहाँ लगाते हैं पता नहीं। ठीक है ना, लेकिन कह रहा है कि ऐसे ऐसे करके ना 50 कोन है हमारे पास। ऐसे ऐसे करके 50 कोन है हमारे पास। ठीक है ना, और इस कोन को पेंट करना है। पेंट करने का जो खर्चा है वो है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स? तो मान लो कि यार तुम्हारी एक कंपनी है, तुम्हारी जैसी कंपनी को एक ऑफर मिला है एक कोन को पेंट करने का। उस कोन को पेंट करने के लिए 12 रुपए दिए जा रहे हैं पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है ना, और आपके पास कुल मिलाकर के 50 कोन है, तो बताइए आप कितने पैसे कमाएंगे? तो सबसे पहला सवाल जो तुम पूछोगे वो पूछोगे कि कितने एरिया में पेंट करना है। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आप पता लगा लीजिए कि एक कोन को कितना, एक कोन को पेंट करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा। ठीक है ना, या फिर एक कोन कितने एरिया में पेंट होगा। तो एक कोन को पेंट कहाँ कहाँ पे करना है? सिर्फ उसके कवर्ड सरफेस एरिया में। तो एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है ना, एरिया कहाँ पे पेंट होगा? सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो यानी कि अगर मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, उसको 50 से मल्टीप्लाई करा तो 50 कोन का एरिया आ गया। फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल कॉस्ट आ गया, बस काम खत्म। लेकिन यहाँ पे बात नहीं है, बात यहाँ पे है कैलकुलेशन की। तो जो ये देख रहे हो, ये करता है दिमाग खराब। ठीक है कि नहीं है? तो क्योंकि इसका मेन कंसर्न, इसका कंसेप्ट समझने वाला नहीं है, इसका मेन कंसर्न है कि यार आप इसमें कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो वो बात है इसमें। तो अब अगर यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक कोन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ऐसे। ये मैंने कोन दोबारा बनाया। इस कोन का जो बेस डायमीटर है वो 40 है, यानी कि हम इसका रेडियस ले सकते हैं 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कंसर्न दिखाई दे रहा होगा कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये हमें मीटर में दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर दिक्कत किसकी बात आ रही है? यूनिट्स की दिक्कत आ रही है। यूनिट्स की दिक्कत तो भाई नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? या तो इसको सेंटीमीटर में कर दो, या तो इसको सेंटीमीटर में कर दो। तो भाई मेरे को जो रेट दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया हुआ है। तो मैं मीटर स्क्वायर को क्यों चेंज करूं? मैं तो सेंटीमीटर वाले को चेंज करूंगा ना। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर्स, बस बात खत्म। तो ये हो गया हमारा रेडियस। तो बच्चों, अब हमारा रेडियस तो आ चुका है, रेडियस आ चुका है, हाइट भी है हमारे पास, लेकिन जो चीज हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए वो नहीं है। स्लांट हाइट। स्लांट हाइट यानी कि हमें पहले निकालना पड़ेगा। आइए स्लांट हाइट निकालते हैं। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एच स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? 0.2 का स्क्वायर। व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1। व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, ये अंडर रूट 1.04। 1.04 का रूट मुझे क्या पता, क्वेश्चन बता रहा है 1.02। ये मैंने नहीं बताया, क्वेश्चन ने बताया। ठीक है, तो स्लांट हाइट पता लग चुकी है मुझे। अब मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले अगले पन्ने पे बताऊंगा, अगले पन्ने पे। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया पता लगाऊंगा। फिर इस कर्व्ड सरफेस एरिया को 50 से मल्टीप्लाई करके 50 कोन का एरिया पता लगाऊंगा। फिर मैं इसको 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट पता लगा लूंगा। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि बस इतना ही करना है इसमें। अगला क्वेश्चन
कह रहा मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। शी यूजेज इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड विथ अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। तो मोनिका नाम की एक लड़की है, उसके पास जो एरिया है कैनवास का मतलब होता है टेंट का कपड़ा, ठीक है ना, 551 है। assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amount to approximate 1 meter square, find the volume of the tent that can be made with it। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मोनिका नाम की एक लड़की है, ठीक है ना, उसके पास कैनवास है। कैनवास का जो कैनवास मतलब टेंट का कपड़ा होता है, जैसे कि कुछ भी हो गया, जैसे ये रुमाल हो गया, ठीक है ना, ये जो रुमाल हो गया ये मान लो कि एक तरफ से टेंट का कपड़ा है, कुछ भी हो गया, एक टेंट का कपड़ा है। तो कह रहा है ये 551 मीटर स्क्वायर का कपड़ा ही है, लेकिन इस 551 मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा ऐसा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा ऐसा है जो कि कहाँ कहाँ वेस्ट हो गया है, वेस्टेज वाइल कटिंग, ठीक है ना, और स्टिचिंग मार्जिन्स, ठीक है ना। तो अगर आपने एक सिंपल रुमाल भी देखा होगा ना, तो रुमाल के जो एजेस होते हैं वो एकदम मतलब फ्लैट नहीं होते, वहां पर भी ना आपको मुड़ाव दिखेगा, ये मार्जिन आपको स्टिचिंग दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा वेस्ट हो गया। और जरूरी नहीं भाई ये रुमाल का कपड़ा ऐसे ही आया हो सकता है किसी एक रैंडम ऐसे ऐसे करके शेप में आया हो, उसके बाद जा करके काटा पीटी करके इसको इस शेप में लाया हो, तो यानी कि ये वाला एरिया तो वेस्ट हो गया ना। तो ये वाला एरिया और जो मार्जिन हम यहाँ पर लपेट देंगे, वो वाला एरिया टोटल मिला करके 1 मीटर स्क्वायर जितना कपड़ा यहाँ पर क्या हो चुका है, वेस्ट। तो यूज कितना होगा। तो अगर 551 टोटल एरिया है और 1 मीटर वेस्ट हो चुका है, तो यूजेबल कितना होगा, 550 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस 550 मीटर स्क्वायर को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन क्या बनाने में यूज करेंगे ये भी तो बताओ। इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ कोनिकल टेंट। तो यानी कि वो इस 550 मीटर स्क्वायर का इस्तेमाल करेगी टेंट बनाने में। तो अब हमें उस टेंट की वॉल्यूम निकालनी है बच्चों, यानी कि ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बस एक वॉल्यूम निकालनी है। लेकिन अब इसमें ना एक छोटी सी दिक्कत है, ठीक है ना, छोटी सी दिक्कत है कि जो ये 550 मीटर स्क्वायर का कपड़ा मेरे पास आया, ठीक है ना, ध्यान रखना 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। तो ये जो कपड़ा यहाँ पर यूज हुआ है वो क्या बनाने में यूज हुआ है, वो कोन बनाने में यूज हुआ है। और कोन का क्या बनाने में यूज हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया बनाने में यूज हुआ है। यानी कि द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 550 मीटर स्क्वायर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, 550 मीटर स्क्वायर। पाई कितना दिया हुआ है हमें, पाई हमें नहीं दिया हुआ है तो हम अपने आप मान लेंगे 22/7। रेडियस हमें मालूम है 7 मीटर, स्लांट हेड हमें नहीं मालूम है तो हम एल ही मान के चलेंगे। तो 550, तो 7 से 7 कट जाएगा बड़े आराम से, स्लांट हेड हमारा आ जाएगा 550 अपॉन में 22, ठीक है ना। इसको काटा पीटी कर सकते हो आप लोग, 2 11 जा 2 अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये 550 अपॉन में 22, तो 11 2 जा 1150 जा, यानी कि ये कट जाएगा 25 वाली में। तो यानी कि बच्चों आपका स्लांट हाइट आ गया 25, स्लांट हाइट आ गया 25, ये 25 आ गया। आपको रेडियस पता है 7, यानी कि आप अपनी हाइट भी निकाल सकते हो। तो यानी कि अब आप हाइट निकालोगे तो वो 24 मीटर कुछ करके आएगा। तो अब आपको वॉल्यूम निकालनी होगी ना टेंट की, तो आप ऐसे निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, जो भी दिया हो तुमको रेडियस और हाइट, तो ये रही 24 तुम्हारी। इसको सॉल्व कर लेना, बड़े आराम से तुम्हारे को इस टेंट की वॉल्यूम आराम से मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द लेंथ of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assuming that the extra length of the material that will be required for stitching and the wastage in cutting is approximately 20 centimeter cube, ठीक है ना। ठीक है, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टारपुलिन है, देखो टारपुलिन एक तरफ से टेंट का कपड़ा ही होता है, कुछ अलग नहीं है,
कह रहा है लेकिन हाँ इसकी चौड़ाई मुझे 3 मीटर की चाहिए होगी। तो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, चौड़ाई आप 3 मीटर की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 मीटर की इसकी चौड़ाई है, लेकिन हाँ इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, व्हाट इज द लेंथ, कह रहा भाई वही तो आपको निकालनी है। तो लेट द लेंथ बी एक्स, तो लेंथ को हम लोग एक्स मान लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, एंड द बेस रेडियस 6 मीटर, ठीक है ना, इज यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट, यानी कि ये दोबारा से पूरा का पूरा कपड़ा, पिछला ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ये एक टेंट बनाने में यूज हो रहा है। अब आगे सुनना ध्यान से, इस टेंट का सब कुछ दिया हुआ है हमें, बेस रेडियस और हाइट। तो ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है, assume that the extra length of the material that will be required for stitching and the wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर में से इतना कपड़ा, ओ सॉरी यार ये एक्स मैंने कम ले लिया फिर, मतलब टोटल लेंथ है ये एक्स, उसमें से इतना पार्ट तो भाई स्टिचिंग स्टिचिंग में वेस्ट हो गया। कितना पार्ट वेस्ट हो गया, तो कहते हैं भाई 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो गया। देखो सबके सब हमें मीटर में दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये मैंने गलती से सेंटीमीटर में लिख दिया है, ठीक है ना, सब कुछ हमें मीटर में दिया हुआ है, तो भाई ये सेंटीमीटर में कैसे दे दे, ये भी हम लोग मीटर में लिखेंगे, और मीटर में कितना लिखेंगे हम लोग इसको 0.2, 0.2 मीटर, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो 0.2 मीटर 0.2 मीटर यहाँ पर जो इसका लेंथ है वो मतलब वो हो गया कि बेकार में जा रहा है, वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है, निकालना क्या है लेकिन, अच्छा एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये वाला एरिया तो यूजेबल हुआ ना, ये वाला एरिया तो यूजेबल हुआ। अब ये वाला एरिया अगर यूजेबल है तो ये यूज हुआ कहाँ, ये जो यूज हुआ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने में दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी कि आप कह सकते हो एरिया ऑफ टारपोलिन is equals to curved surface area of cone। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ टारपोलिन, क्योंकि ये दिखने में एक रेक्टेंगल है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है कि नहीं है। अच्छा हाँ एक छोटी सी बात और, मैंने ये पूरा एक्स माना हुआ है लेकिन मैंने पूरा एक्स यूज़ तो किया नहीं, मैंने एक्स तो बस इतना ही यूज़ किया होगा ना, तो यानी कि यूजेबल है एक्स माइनस 0.2 मीटर्स, इतना ही यूज़ हुआ है। तो एरिया ऑफ टारपोलिन होता है लेंथ टाइम्स ब्रेथ, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई रेडियस एल, वैल्यू पुट करनी है अब सबकी। तो बच्चों लेंथ के बदले क्या लिखोगे, लेंथ के बदले ये लिखेंगे हम लोग x माइनस 0.2, ब्रेथ के बदले क्या लिखोगे 3, पाई आर एल के बदले क्या लिखोगे, पाई के बदले तो 22/7 ही लिखेंगे, रेडियस के बदले क्या लिखेंगे 6, और नहीं पाई के बदले हमें 3.14 यूज करना है, 3.14, रेडियस के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे 6, एंड स्लांट हाइट के बदले क्या यूज करेंगे। देखो दोस्तों हमने स्लांट हाइट निकाली तो नहीं है, लेकिन आप स्लांट हाइट में निकाल लेना 10 आएगा, ये 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, तो स्लांट हाइट तुम्हारी 10 आएगी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो इंटू में 10 हो गया, 1 0 से 1 0 काटा जा सकता है। तो बच्चों ये क्या आया, ये आया हमारा x माइनस 0.2, ये 3 में भेज देता हूँ उधर की साइड पे, तो ये हो जाएगा 314 इंटू में 6 अपॉन में 10, और इंटू में 3 भी होगा, वो वाला 3 जो नीचे आ गया, काटा पीटी कर सकते हो, 3 2 6, सॉल्व करके बस तुम्हें एक्स वैल्यू पता करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0.2, ये हो जाएगा हमारा 8 2 6 अपॉन में 10 से डिवाइड करना आसान होता है, मत काट देना है ऐसे, तो हो जाएगा 62.8, या फिर x आ जाएगा तुम्हारा 63 मीटर्स। तो यानी कि जो एक्चुअल लेंथ रही होगी इसकी, व्हाट शुड बी द लेंथ, द लेंथ शुड बी 63 मीटर्स, ठीक है कि नहीं। फाइंड द रेडियस, अच्छा इस स्फीयर में आ गए हम, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक एक्सप्लोर कर लिया वो बता देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थे, कोन के ऊपर बेस्ड थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में
कोन के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो भी हमने सारे के सारे देख लिए। अगली वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि यही सेम टू सेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है वो स्फेयर के ऊपर कैसे अप्लाई होता है। तो स्फेयर वाला कंसेप्ट हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए अभी की क्लास में कौन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं प्लीज उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, एक बार लिख करके देखिएगा, और इसकी ऐसे सिमिलर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्लीज एक बार इसको जरूर करके देखना, ठीक है ना। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।